अंग्रेजों ने भारत के व्यापार को कैसे बर्बाद किया था। जब अंग्रेज भारत आए थे तब समय था शिल्प विप्लव से पहले। तब दुनिया में सबसे अधिक लघु शिल्प या जिसको हम कहते हैं कुटीर शिल्प चलता था। भारत की खासियत थी इन लघु शिल्पों में अपना कारीगरी तथा निपुणता हेतु दुनिया भर में प्रसिद्धि। तब के भारतीय व्यापार के प्रमुख विभाग थे रेशम तथा सूती के चारुकला पूर्ण कपड़े, मसाले, मिट्टी, पत्थर तथा तांबा, ब्रोंज आदि धातु से बने बर्तन और सजावटी सामान। पुरातन भारत के एक प्रतिरूप इतिहास को माने तो मुगल साम्राज्य के दौरान भारत शिल्प जगत के एक प्रमुख उत्पादक के हिसाब से जाना जाता था, जिसने विश्व अर्थनीति के लगभग 25% योगदान करता था। उसको छोड़कर भारत में जनसंख्या अच्छा था तथा ये प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ व्यापार करने आए अंग्रेज यहाँ के राजनीति में दखल अंदाज देना शुरू किए। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी पद्धति अपनाया जिससे सबसे अधिक हानि भारतीय व्यापार व्यवस्था को ही हुआ, जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाना। इसके चलते उन्होंने भारतीय ग्रामों पर अपने हिसाब से मोनोपोली करना शुरू किया। पहले भारतीय गांव अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत रखते थे। जैसे एक गांव में कुछ किसान, कुछ मछुआर, कुछ व्यापारी, कुछ कपड़े बनाने और सीने वाले, कुछ बर्तन बनाने वाले, कुछ पुजारी आदि मिलकर रहते थे। इससे हर एक गांव अपना मौलिक आवश्यकता पूरा कर पाता था। लेकिन अंग्रेजों ने सबसे पहले जमीनों पर अपने हिसाब से कहीं चाय तो कहीं नील उत्पादन शुरू किए और इसके चलते किसानों को अपना काम खोना पड़ा। इससे खाद्य उत्पादन पर बड़ा असर पड़ा और धीरे धीरे उन गाँव ने अपनी स्वावलंबी स्वभाव छोड़ दिए। इससे लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता खोने लगी और साथ ही साथ समष्टि में देश की अर्थनीति। भारतीय उत्पादों को सस्ती में लेकर महंगा चीजें बेचना, ये तो बहुत पुराना व्यापारी बुद्धि है। जैसे देश से उत्पादित गेहूं लेकर उसका बिस्किट बनाकर यहाँ उसे दुगनी मूल्य पर बेचने लगे, तो इससे भारतीय अर्थनीति कमजोर तथा ब्रिटेन की अर्थनीति दृढ़ बनते गई। शिक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से मोड़ना, इसके परिणाम आज तक भुगत रहे हैं। अंग्रेजों से पहले नौकरी भारतीयों के लिए सबसे आखिरी पसंद थी, लेकिन पारंपरिक शिक्षा को बदलकर उन्होंने अच्छी क्लर्क पैदा करने वाले शिक्षा पद्धति बनाए, जो आज भी प्रचलित है और हमारे मानसिकता को जकड़ कर रखा है। लोग स्वावलंबन मतलब अच्छा नौकरी पाना मानने लगे तो व्यापार एक आखिरी पसंद बन गई। इससे देश की ही व्यापार को हानि पहुंचा। खेद यह है आज भी हमारी शिक्षा हमें अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखाता। शिल्प विप्लव का प्रभाव, इसका सीधा असर सबसे ज्यादा भारतीय सूक्ष्म कारीगरी, कपड़ा तथा छोटे उद्योगों को हुआ। लोगों को कम दामों पर कपड़े मिलने लगे तो उन्होंने कारीगरी महंगी कपड़े सामान लेना छोड़ दिए। भारत के जो बेहतरीन जुलाहकार थे आज भी हैं, उन्हें भारी नुकसान हुआ तथा ये सीधा हमारे निर्यात पर भारी पड़ा। अंग्रेजों ने भारत को अपने व्यापार का सुरक्षित क्षेत्र बना लिया था तथा राजनीतिक क्षमता हेतु भारत के वैदेशिक व्यापारों को एक तरह से ले डुबोया। पुरातन व्यापारिक संबंध जैसे इथियोपिया, बाली, अरब आदि पर अपना मनमानी चलाकर रद तो कहीं ज्यादा कर बिठा दिया। इसके चलते विश्व को 25% व्यापार देने वाला देश जब अंग्रेज भारत छोड़े तब मात्र 2% ही योगदान दे रहा था। ये रहा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की व्यापार कैसे बर्बाद किया था। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाकर फिर वहां से उत्पाद बनाकर भारत में ही महंगी कीमत पर बेचकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए भारतीय राजा के पास पहुंचे। कई बार राजा समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाने में असमर्थ होते थे तो कंपनी ने राजा से संधि की कंपनी खुद की आर्मी रख सकती है और अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। कंपनी की आर्मी होने के बाद राजा ये अपेक्षा रखता था कि पड़ोसी राज्य से लड़ाई होने की स्थिति में कंपनी अपनी सेना राजा को देगी। कंपनी की सेना राजा के लिए लड़ती थी लेकिन राजा से सेना का खर्चा लेती थी। खर्चा न दे पाने की स्थिति में राजा से दीवानी टैक्स कलेक्शन का अधिकार ले लेती थी और राजा को एक तय रकम ही मिलती थी। इससे राजा न सिर्फ थोड़े कम पैसे वाले हुए बल्कि वो आर्थिक तौर पर कंपनी पर निर्भर हो गए। टैक्स के अधिकार के बाद वो किसी भी चीज पर टैक्स कम कर या बढ़ाकर पैदावार अपने बाजार के हिसाब से करवा सकते थे, जैसे नील की खेती, और फिर इसी खेती के लिए अधिक दर पर उधार